हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, जैसे कि अपना चैप्टर चल रहा था कंपनीज अकाउंट, उसमें अपन ने चैप्टर नंबर फर्स्ट लिया था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, इसको अपन ने स्टार्ट कर लिया था। इसके अंदर अपन ने सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्ट के बारे में बात करी थी। ठीक है, उसके बाद अपन ने इसमें डेफिनेशन को कंप्लीट किया था। उसके बाद अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स को कंप्लीट किया था। उसके बाद अपन ने लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में समझा था, यानी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और वन पर्सन कंपनी के बारे में। क्लास एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स, यानी दो टाइप के शेयर्स पढ़े थे, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, और इनमें डिफरेंस पढ़ा था। ठीक है, आज अपन प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। ठीक है, लिखा हुआ टाइप्स और क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, लिखा हुआ विद द रेफरेंस टू डिविडेंड, यानी डिविडेंड के बिहाफ पर, यानी जो प्रेफरेंस शेयर्स उनके टाइप कितने हैं लिखा हुआ है। एक तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और एक नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब पहले अपन समझते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या होता है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है। लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर दीज प्रेफरेंस शेयर द होल्डर ऑफ विच आर एंटाइटल्ड to receive arrear of dividend before any dividend is paid on equity share। यदि मान के चलते हैं किसी प्रेफरेंस शेयर्स वालों का डिविडेंड पेड नहीं किया गया, तो इसका मतलब उनका डिविडेंड एरियर हो गया। तो कंपनी जब भी उनको डिविडेंड देगी प्रेफरेंस शेयर्स वालों को, तो जो एरियर ऑफ डिविडेंड है वो भी उनको साथ दिया जाएगा। उसको अपन बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। हो सकता है कंपनी किसी लॉस में चल रही हो, किसी प्रॉब्लम में, तो कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया हो, तो वो डिविडेंड उनका क्या होता है, इकट्ठा होता जाता है। इकट्ठा मतलब उसे क्यूमुलेटिव कहते हैं। तो क्यूमुलेटिव होता है, तो कंपनी जब भी डिविडेंड देगी तो जो पुराना डिविडेंड है, जो उनका रह गया था एरियर, उसको पूरा का पूरा पे करेगी। उसे अपन बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ठीक है गाइस, और उसके बाद नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में होता है कि अगर मान के चलो किसी साल कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, किसी कारणवश कोई रीजन रहा होगा, तो इसका मतलब जब डिविडेंड नहीं दिया है तो इसका मतलब वो एरियर नहीं होगा, वो डिविडेंड अब कभी भी पे नहीं होगा। उसे अपन बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। लिखा हुआ है इसमें नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज प्रेफरेंस शेयर्स द होल्डर ऑफ विच डू नॉट हैव द राइट, मतलब उसके कोई भी राइट नहीं है, रिसीव एरियर ऑफ डिविडेंड, जो भी डिविडेंड एरियर रह गया उसको रिसीव करने का कोई भी राइट नहीं है होल्डर के पास। लिखा हुआ इफ नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इफ एनी ईयर ड्यू टू एनी रीजन, मान के चलते कंपनी ने किसी साल डिक्लेयर नहीं किया डिविडेंड, कोई रीजन रहा होगा जो उनकी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ, तो लिखा हुआ शेयर होल्डर गेट नथिंग नॉर दे कैन क्लेम, और वो क्लेम नहीं कर सकते अनपेड डिविडेंड इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर में, कोई भी डिविडेंड क्लेम नहीं कर सकते सब्सिक्वेंट मतलब आने वाले साल में। तो इसे अपन बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में अगर कोई डिविडेंड एरियर हो गया तो सब्सिक्वेंट ईयर में क्या होगा, वो क्लेम हो जाएगा और वो पूरा का पूरा डिविडेंड पे हो जाएगा। उसे अपन बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और जिसमें अपन क्लेम नहीं कर सकते उसे अपन बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। यानी कि अगर कंपनी प्रॉफिट है, कंपनी के पास, कंपनी डिविडेंड देना चाहती है, डिक्लेयर किया तो डिविडेंड मिल जाएगा, और कंपनी ने अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, कोई रीजन रहा होगा, तो वो डिविडेंड क्यूमुलेटिव नहीं होगा, उसे अपन बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप की गाइस बात समझ में आई हो। क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा नहीं दिया है तो अगले साल दे देगी, तो वो दोनों साल का ऐड होके मिल जाएगा। नॉन क्यूमुलेटिव में जैसे इस साल अगर कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, तो अगर नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे तो सिर्फ नेक्स्ट ईयर का ही डिविडेंड मिलेगा, इस साल का डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एरियर है उसको अपन क्लेम नहीं कर सकते, उसे अपन बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप कि ये बात आपको गाइस समझ में आई होगी, यानी कि ये था डिविडेंड के बिहाफ पर। अब बात करते हैं पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का वर्ड मतलब समझ में आता है किसी चीज में पार्टिसिपेट करना है, यानी कि वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट में, यानी कि सरप्लस में राइट होता है डिविडेंड लेने का, उन्हें अपन बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और जिनको एक्स्ट्रा यानी कि सरप्लस प्रॉफिट में कोई भी राइट नहीं होता है, केवल उनको नॉर्मल डिविडेंड दिया जाएगा, उसे अपन बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेट करना है किसमें, एक्स्ट्रा प्रॉफिट में, एक्स्ट्रा सरप्लस में। अब अपन इसको पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पार्टिसिपेशन के बिहाफ पे अपन के दो है, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। लिखा हुआ है सच शेयर इज एडिशन टू द फिक्स, इन एडिशन मतलब के अलावा, मतलब जो नॉर्मल डिविडेंड है उसके अलावा भी उनको डिविडेंड मिलेगा। सच शेयर इन एडिशन टू द फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड कैरी अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना है। सरप्लस प्रॉफिट यानी पार्टिसिपेट करेंगे सरप्लस प्रॉफिट में, इन एनी आफ्टर प्रोवाइडिंग डिविडेंड एट अ स्टिपुलेटेड रेट टू इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के बाद। गाइस सबसे पहले एक चीज समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, उसके बाद फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, उसके बाद जो भी सरप्लस बचता है, इसके बाद अपन बोलते हैं इसको सरप्लस। ठीक है, जो भी सरप्लस बचेगा उस सरप्लस में फिर अपन पहले प्रेफरेंस शेयर्स को देंगे और फिर उसके बाद इक्विटी शेयर्स को देंगे। ये लिखा इस तरीके से होता है। ये लिखा हुआ सच शेयर इन एडिशन टू द फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड कैरी अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग डिविडेंड एट अ स्टिपुलेटेड रेट बाय इक्विटी, यानी इक्विटी शेयर्स को देने के बाद, ठीक है, उसके बाद फिर प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाएगा और फिर उसके बाद इक्विटी शेयर्स को दिया जाएगा। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। एक्स्ट्रा प्रॉफिट यानी देखो एक बार प्रेफरेंस शेयर्स को ऑलरेडी मिल चुका है, उसके बाद फिर इक्विटी शेयर्स को दे दिया, फिर जो सरप्लस बचा है फिर उसमें से प्रेफरेंस शेयर्स को राइट, यानी कि इस एक्स्ट्रा सरप्लस में जो राइट रहेगा प्रेफरेंस शेयर्स को, उसको अपन बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप कि गाइस ये बात समझ में आएगी। और नॉन पार्टिसिपेटिंग में केवल नॉर्मल जो रेट दी होती है प्रेफरेंस शेयर्स की उसको दे दिया जाता है, और जो सरप्लस होता है उसमें कोई भी राइट नहीं होता प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड लेने का, तो उसको अपन बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप कि ये बात गाइस आपको
अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है if any after providing dividend at a stipulated rate to equity shareholder or non-participating preferences, such share get only a fixed rate of dividend every year, जो भी उनका फिक्स रेट है, and do not have a right टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट। उनके पास कोई भी राइट नहीं है सरप्लस प्रॉफिट में डिविडेंड लेने का। इसको अपन बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग के बिहाफ पे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल। अब इस बात कर लेते हैं कन्वर्टिबिलिटी की। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब जो कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी वो प्रेफरेंशियल जो कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर्स में, वो अपन बोलेंगे उसको कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल, और जो नहीं होंगे उनको नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल्स बोला जाएगा। लिखा हुआ है कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल आर दोस प्रेफरेंशियल्स व्हिच हैव द राइट ऑप्शन टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, यानी कि वो प्रेफरेंशियल जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है इक्विटी शेयर में इज अ कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल, और जिनको नहीं किया जा सकता वो नॉन कन्वर्टेबल। लिखा हुआ आर दोस प्रेफरेंशियल व्हिच डू नॉट हैव द राइट और ऑप्शन, उनके पास ना तो कोई राइट है ना कोई ऑप्शन है टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स में, यानी कि वो प्रेफरेंशियल जो कि इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होंगे उन्हें अपन नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल से बोलते हैं। तो ये था गाइस कन्वर्टेबिलिटी के बिहाफ पे। अब बात करते हैं रिडेम्पशन के बिहाफ पे। तो अपन ने लास्ट लेक्चर में एक बात बोली थी इरेडीमेबल प्रेफरेंशियल्स के बारे में, तो यहाँ पे अपन उसको समझेंगे। अब ये रिडेम्पशन के बिहाफ पे रिडीमेबल प्रेफरेंशियल लिखा है आर दोस प्रेफरेंशियल द अमाउंट ऑफ व्हिच कैन बी रिडीम्ड बाय द कंपनी एट द टाइम स्पेसिफाइड फॉर देयर रीपेमेंट और अर्लियर, यानी कंपनी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद प्रेफरेंशियल होल्डर्स का पैसा रिडीम कर देती है, रिटर्न कर देती है, उसे अपन बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड स्पेसिफाइड टाइम होता है, बता दिया जाता है प्रेफरेंशियल्स को कि हम आपका पैसा 5 इयर्स के बाद लौटा देंगे या 6 इयर्स के बाद रिटर्न कर देंगे या 7 इयर्स के बाद रिटर्न कर देंगे, ये बताया जाता है, उसे अपन बोलते हैं स्पेसिफाइड टाइम, पर्टिकुलर टाइम पीरियड। और इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स क्या होता है आर दोस प्रेफरेंशियल द अमाउंट ऑफ व्हिच कैन नॉट बी रिफंडेड बाय द कंपनी अनलेस द कंपनी इज वाउंड अप, यानी कि जब तक कंपनी वाउंड अप नहीं होगी तब तक उनका पैसा रिडीम नहीं किया जाता, उनका पैसा नहीं रिटर्न किया जाएगा, नहीं लौटाया जाएगा। ठीक है, इसे अपन इरिडीमेबल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे लिख दिया नाउ अ कंपनी कैन नॉट इश्यू इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल। अब कंपनी क्या है कि इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स को इश्यू नहीं कर सकती। ठीक है, इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल का मतलब समझ में आ गया कि नहीं वो पैसा जो उनका वाउंडिंग अप के टाइम जब कंपनी का दी एंड हो रहा उस समय पे पैसा लौटाया जाता है, उसे इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स कहते हैं। लेकिन अब इसको कंपनी इशू नहीं कर सकती है। और रिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स क्या होता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद वो पेमेंट उनका वापस कर दिया जाता है, यानी कि जो प्रेफरेंशियल्स से जितना अमाउंट लिया था उसको रिफंड कर देते हैं, उसे अपन बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंशियल्स। ये था रिडेम्पशन के बिहाफ पे। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब गाइस बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल के टाइप्स के बारे में, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले गाइस लिखा हुआ है यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या लिखा हुआ है गाइस ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी जितने रुपए से रजिस्टर्ड होती है, यानी कि नॉमिनल वैल्यू से जो रजिस्टर्ड होती है उसे ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। तो ये अपन ने लेक्चर में पढ़ा था कि जो प्राइवेट कंपनी होती है उसकी जो मिनिमम ऑथराइज्ड कैपिटल रहेगी वो 1 लाख रहेगी, और पब्लिक कंपनी की मिनिमम ऑथराइज्ड कैपिटल 5 लाख रहेगी। तो लिखा हुआ है आल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं इसको। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी कैन इशू, इट इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब इसमें मैक्सिमम अमाउंट भी लिखा होता है कि कंपनी की मैक्सिमम अमाउंट कितनी रहेगी, और उससे ज्यादा वो कभी भी शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, और वो एमओए के अंदर दी हुई होती है। लिखा हुआ है आल्सो कॉल्ड अ नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी। मिनिमम का अपन ने पढ़ा था कि ऑथराइज्ड जो होगी मिनिमम से वो रहेगी प्राइवेट कंपनी 1 लाख और पब्लिक कंपनी 5 लाख। लेकिन अपन ने मैक्सिमम के लिए बता दिया था कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो जितने रुपए से वो रजिस्टर्ड होगी वो कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कहलाएगी। मिनिमम 1 लाख और 5 लाख तो होना चाहिए। अब उससे ज्यादा से भी रजिस्टर्ड हो सकती है, तो जो भी मैक्सिमम अमाउंट से वो रजिस्टर्ड होगी वही उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल कहलाएगी, जो कि उसके एमओए के अंदर दी हुई होती है। इसे कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। इसके बाद इशूड कैपिटल आती है। इशूड कैपिटल का मतलब होता है कि जो भी कंपनी ने ऑथराइज्ड कैपिटल से रजिस्टर्ड हुई है उसमें से वो कितना पार्ट पब्लिक में इशू करना चाहती है उसे अपन इशूड कैपिटल कहते हैं। ठीक है, ये ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट होता है, यानी कि वो जितना पब्लिक में इशू करना चाहती है। तो इशूड कैपिटल लिखा हुआ दिस इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। अपन ने बताया तो ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट होता है विच इज ऑफर्ड टू द पब्लिक, वो पब्लिक में इशू करना चाहती है फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए। इट कैन नॉट एक्सीड ऑथराइज्ड कैपिटल, और जो कि ऑथराइज्ड कैपिटल से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। सपोज दैट मान के चलते कंपनी अगर 10 लाख से ऑथराइज्ड हुई है तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी इशूड कर सकती है कैपिटल 10 लाख की। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ऑथराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? पब्लिक में जितने कैपिटल आपने इशू करी, यानी जितना आप शेयर इशू करना चाहते हैं उसमें से पब्लिक ने कितनी शेयर्स ले लिए उसे अपन सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। लिखा हुआ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मींस सच पार्ट ऑफ द कैपिटल व्हिच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। जितनी भी कैपिटल को सब्सक्राइब कर लिया गया है कंपनी के मेंबर्स द्वारा उसे अपन सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। सपोज दैट ऑथराइज्ड कैपिटल थी 10 लाख, इशूड कैपिटल मान के चलते हैं 10 लाख कंपनी मार्केट में इशू करना चाहती थी, पब्लिक में इशू करना चाहती थी। ठीक है, उसने 10 लाख में से जितने भी लोगों ने मान के चलते 8 लाख की कैपिटल को ले लिया मेंबर्स के द्वारा, तो वो सब्सक्राइब कैपिटल कहलाएगी। तो ऑथराइज्ड 10 लाख हो गई। अगर पूरी की पूरी
इशूड करना चाहती है तो ऑथराइज्ड कैपिटल पूरी की पूरी जो 10 लाख इशूड करेगी वो तो इशूड कैपिटल होगी। 10 लाख से रजिस्टर्ड करवा रखी है लेकिन वो 8 लाख इशू करना चाहता है तो वो 8 लाख इशूड कैपिटल होगी। उस 8 लाख में से जितना भी पब्लिक ले लेती है उसे सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। मेंबर्स के द्वारा जो भी कैपिटल सब्सक्राइब कर ली जाती है उसे सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। या तो अगर 8 लाख इशूड करिए तो 8 लाख की 8 लाख सब्सक्राइब हो सकती है, उससे कम भी सब्सक्राइब्ड हो सकती है। तो ऑथराइज समझ में आई गई, इशूड समझ में आई और सब्सक्राइब, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं कॉल्ड अप कैपिटल के बारे में। किसके बारे में गाइस? कॉल्ड अप कैपिटल, यानी कंपनी ने कितने रुपए मांगे हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू जो कंपनी ने कॉल्ड करी है अप टू द कंपनी फॉर पेमेंट ऑफ बाय द सब्सक्राइबर टुवर्ड्स द शेयर। अब मान के चलते कंपनी के शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है, सपोज दैट वो 100 रुपीज है और कंपनी एट प्रेजेंट 90 रुपीज मांग रही है, तो 90 रुपीज अपन बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल, ठीक है। अब उस 90 में से जितना भी पब्लिक ने दे दिया, या तो 90 का 90 दे दे, ठीक है, शेयर होल्डर्स, अपन जो पब्लिक बोल रहे हैं मतलब शेयर होल्डर्स 90 का 90 दे दे या 80 दे दे, तो उसे अपन बोलते हैं पेड अप कैपिटल। तो यहाँ पे लिखा हुआ इट इज द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल दैट द मेंबर ऑफ कंपनी और शेयर होल्डर्स हैव पेड। जितना भी शेयर होल्डर ने पेड कर दिया है उसे अपन पेड अप कैपिटल कहते हैं। कॉल्ड अप कंपनी ने यानी कि इस शेयर पे जितना रुपए कॉल करा और उसमें से जितना रुपए अपन दे दिया यानी कि शेयर होल्डर ने, उसे अपन पेड अप कैपिटल कहते हैं। आई होप गाइस ये भी दोनों समझ में आई होंगी आपको, एक कॉल्ड अप कैपिटल और एक पेड अप कैपिटल। तो ऐसे अपन बात करते हैं रिजर्व कैपिटल के बारे में। अब रिजर्व कैपिटल क्या होती है? इट इज द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। ये पार्ट है अनकॉल्ड शेयर कैपिटल जो कि कॉल्ड नहीं किया गया है कंपनी के द्वारा, which a company has decided to call, कंपनी डिसाइड करती है इसको कब कॉल करना है, ओनली इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, यानी कि जब कंपनी का दी एंड हो रहा होगा, लिक्विडेशन हो रहा होगा, तब कंपनी इसको कॉल कर सकती है। इसको अपन रिजर्व कैपिटल कहते हैं। रिजर्व से ही समझ में आ रहा है कि इसको रिजर्व करके रखा गया, कब? ये लिक्विडेशन के टाइम पे इशू की जा सकती है। इट इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड शेयर कैपिटल विच अ कंपनी हैज डिसाइडेड टू कॉल, डिसाइड करेगी टू कॉल ओनली इन केस ऑफ लिक्विडेशन के टाइम पे ऑफ कंपनी इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। आई होप कि गाइस ये बात आपको समझ में आई होगी। एक तो रिजर्व कैपिटल समझ में, पेड अप पढ़ लिया, कॉल्ड अप पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। उससे पहले अपने सब्सक्राइब पढ़ लिया, इशूड पढ़ लिया, ऑथराइज पढ़ लिया है। ये 6 टाइप्स की इसकी कैपिटल पढ़ ली। इससे पहले अपने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ लिए, ठीक है। तो आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के लेक्चर में गाइस यही था। अब यानी कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसका प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे। यहां तक थ्योरेटिकल पार्ट था। अब अगले लेक्चर में अपन के साथ क्या होगा कि अपन प्रैक्टिकल, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों एक साथ लेने वाले हैं, ठीक है गाइस। एक बार आप इसका रिवीजन करें, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कोई भी, तो आप जो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।